तो हेलो बेटा, होपफुली आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। कि लिविंग वर्ल्ड में वेरियस काइंड के हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अगर हम एक लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो हमारा अर्थ इज अ लिविंग वर्ल्ड, और इस लिविंग वर्ल्ड में क्या है, आपके वेरियस काइंड्स के यानी बहुत प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि द लिविंग या वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है चलो, तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो आपके फर्स्ट यूनिट में यानी फर्स्ट आपकी यूनिट में जो द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, उसमें कितने 4 चैप्टर हैं। तो उसके पहला चैप्टर का नाम है आपका द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो द लिविंग वर्ल्ड, हम लिविंग वर्ल्ड बोलेंगे किसे, या हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही किसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स को पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम बता सकें कि कोई कौन आपका लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उसको उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है कि डिफाइनिंग फीचर है किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। वो डिफाइनिंग फीचर क्या है आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखो, तो अगर हम पहले आपका पहला ही स्ट्रक्चर की बात करें, कि आपका पहला ही डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो सेलुलर स्ट्रक्चर। आप बोलोगे भैया सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो भैया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर एग्जिस्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका क्या होगा, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। आप जो सेल आप पढ़ते आ रहे हैं, कब से, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेलुलर स्ट्रक्चर का, तो सेलुलर स्ट्रक्चर यानी ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्या करता हो, बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। अब उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो भी आपका क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कैसे, कि भैया इस सेल के अंदर अगर मान लेते हैं कि ये गोल सा सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर ही आपका सारा क्या होता है, सारा ही काम होता है ना। क्या क्या चीजें होती है इसमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसी सेल के अंदर आपका क्या होता है, आपका लिपिड सिंथेसिस होता है। इसी के अंदर एंजाइम्स बनते हैं। इसी सेल के अंदर आपके वेरियस काइंड्स के क्या बनते हैं, आपका वेरियस काइंड्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसी सेल के अंदर। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर। अब बोलोगे भैया कि तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर है, कौन सा नॉन सेलुलर है। तो देखो भैया, सेलुलर स्ट्रक्चर को सेलुलर बनाता कौन है, एक लिविंग मटेरियल जिसका नाम होता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, दूसरा नाम। प्रोटोप्लाज्म हमारा एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी सेल को यानी किसी कंपार्टमेंट को, सेल आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम। तो एक स्मॉल रूम को लिविंग बनाने का काम किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का, जिसका नाम होता है लिविंग मैटर। तो प्रोटोप्लाज्म का लिविंग मैटर यानी लिविंग मैटर का कंपोजिशन तो हम जानते हैं, लिविंग मैटर का कंपोजिशन हम जानते हैं, लेकिन अब हम इसको सिंथेसाइज, बोले भैया अगर हम इसका कंपोजिशन जानते हैं तो हम क्या इसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जो इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम अभी तक सिंथेसाइज नहीं कर पाए हैं। अगर हम बना भी सकेंगे तो कैसे, हमें लिविंग सिस्टम से ही उसको डिराइव करके लेना पड़ेगा। हम उसको आर्टिफिशियली आपका इन विवो कंडीशन में, इन वाइट्रो कंडीशन में नहीं बना सकते। इन वाइट्रो क्या होता है कि जहां पे हम आर्टिफिशियल कंडीशन देते हैं। ठीक है, दैट इज इन वाइट्रो। और इन विवो क्या होता है, जो नेचुरल कंडीशन होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज होती है जो उसको लिविंग बनाते हैं। किसी सेल को लिविंग बनाने के लिए प्रोटोप्लाज्म जरूरी होता है। तो आप बोलोगे भैया जो वायरस होते हैं, कौन होता है, वायरस। तो वायरस क्या आपके लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वायरस जो होता है आपका ना ही तो वो लिविंग है, मतलब अगर हम बात करें कि अगर वो बॉडी से बाहर यानी होस्ट से बाहर है तो वो नॉन लिविंग कहलाता है। अगर होस्ट के अंदर आ गया तो होस्ट के सिस्टम को यूज करके वो क्या करता है, आपका अपना फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो वायरस हमारा लिविंग नहीं कहलाता है जब वो फ्री स्टेट में होता है, लेकिन जब वो होस्ट के अंदर आ जाता है तो वो लिविंग सिस्टम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। तो ये आपका हमने पढ़ा कि सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर अगली बात हम कहें कि इसी सेल के अंदर वेरियस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। इसी सेल के अंदर वेरियस
केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन यानी वेरियस केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ? वेरियस केमिकल रिएक्शंस को हम एक टर्म का नाम देते हैं, इस टर्म का हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या आपका बोले मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब हुआ? देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये मेटाबॉल नाम के हिसाब से ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, मेटाबॉल, मेटाबॉल, जिसका मतलब होता है चेंज। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? चेंज ही तो होता है, या तो सिंपलर वन कॉम्प्लेक्स वन बनेगा, या तो कॉम्प्लेक्स वन क्या बनेगा? सिंपलर वन। यानी a प्लस ए बनेगा, a प्लस बी मिलके क्या बनेगा? ए बी बनेगा, या ए बी का क्या होगा? ब्रेकडाउन होके ए प्लस बी को निकालेगा। यही चीज तो हो सकती है मेटाबॉलिज्म में ना। तो देखो अब इसी के बेसिस पे हमने मेटाबॉलिज्म को क्या किया? दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। एक आपका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के दो नाम, मतलब मेटाबॉलिज्म के फर्दर दो पार्ट है, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे कि भैया ऑल द केमिकल, या सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल या पर्टिकुलर सेल, ठीक। अभी सेल टू सेल वेरी भी करता है, कैसे? जैसे अगर हम अपने ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के लीवर सेल के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आपके स्किन सेल या आपके इंटरनल कोई भी सेल हो गए, ठीक है, और अदर ऑर्गन के सेल के। तो मेटाबॉलिज्म, तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको ये बताया कि आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दो प्रकार का होता है। यानी मेटाबॉलिज्म में एक तो सिंपलर वन बनेगा, या तो एक तो कॉम्प्लेक्स वन बनेगा। तो अब इसी के बेसिस पे हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारा दो हिस्सों में बटा होता है फर्दर। एक का नाम होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी यहाँ पे क्या अभी बताते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या होगा कि ये जो ए बी बना है, इस ए बी का ब्रेकडाउन होके ए प्लस बी निकलेगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, और इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव और डिजेनरेटिव रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम जनरेटिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। दो नाम दे सकते हैं, जितना नाम देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं तो ये आपका दो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आ गया, ठीक। अब जो ये आपका कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है और आपका क्या बोलते हैं जनरेटिव रिएक्शन है, इसका एनाबॉलिज्म का एग्जांपल की बात करें तो एनाबॉलिज्म का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल क्या है? आपका प्लांट में होने वाला फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था ना कि भैया CO2 H2O और आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर क्या बनाया जाता था? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसकी रिएक्शन थी ना, वो रिएक्शन आप लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। चलो इसका पहले डिफरेंस बनाएंगे जैसा डिफरेंस मैंने बनाया है, और उसके बाद आप उसमें एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी मेंशन करेंगे, ठीक। अब अगर हम बात करें आपकी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन की, तो इसमें रेस्पिरेटरी रिएक्शन, आपकी कौन सी रिएक्शन? रेस्पिरेटरी रिएक्शन। अब देखो रेस्पिरेटरी रिएक्शन क्या थी, याद करो, हमने 10th में ही पढ़ा था। 10th में हमने क्या पढ़ा था? आपका एक रेस्पिरेटरी रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें क्या था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था आपकी मसल सेल के अंदर, और उससे क्या एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो दैट इज कॉल्ड एज कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो वो आपका क्या था? रेस्पिरेटरी रिएक्शन का पार्ट था, ठीक। तो वो चीज भी आप अपने डिफरेंस में मेंशन करेंगे। मुझे ये चाहिए व्हाट्सएप पे काम, मैं नहीं जानती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, आपके लिए भी मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि हम दोनों का है ना तालमेल बैठी रहे अच्छे से। चल आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। अब देखो ग्रोथ का क्या मतलब है। अब अगर मैंने अभी जो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट पढ़ा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो पता है उससे भी आपका ग्रोथ का क्या होता है, यानी ग्रोथ फैक्टर जो है, यानी ग्रोथ जो प्रॉपर्टी है वो आपका मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करती है। कैसे करती है बताते हैं। अगर आपका मान लो एनाबॉलिज्म यानी ए आपका क्या है? ज्यादा है,
और कैटाबॉलिज्म क्या है, सी आपका क्या है, कम, यानी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, कम, तो क्या होगा, ग्रोथ, क्या होगा, ग्रोथ। लेकिन यही अगर हमारा उल्टा हो जाए कि भैया एनाबॉलिज्म कम और कैटाबॉलिज्म हाई हो जाए, तो आपका क्या होगा भैया, डीजेनरेशन फेज आ जाएगी, आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, डीजेनरेशन स्टेज आ जाएगी और उसमें वीक बॉडी होती जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर ये दोनों ही इक्वल हैं, अगर हमारा ये दोनों ही यानी ए और सी इज इक्वल, तो हमारा क्या होगा, रेस्टिंग फेज, ठीक है, ग्रोथ की भी रेस्टिंग फेज आ जाएगी, ठीक है, या स्टैटिक फेज कह लो, ठीक है, स्टैटिक फेज। यानी हम कह रहे हैं कि ग्रोथ आपका मेटाबॉलिज्म से ही रिलेट कर रहा है। कैसे कि भैया अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा हुआ तो कैटाबॉलिज्म कम हुआ तो ग्रोथ होगी, अगर एनाबॉलिज्म कम हुआ कैटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ तो डीजेनरेशन होगा, और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल हुए तो रेस्टिंग फेज, कि भैया कोई ग्रोथ नहीं, नो ग्रोथ। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रोथ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे कहते हैं, तो ग्रोथ का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ सेल, कि सेल की डिवीजन जो होती है, यानी सेल डिवीजन इज इनडायरेक्टली टर्म्ड एज आपका ग्रोथ, ठीक। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये भी थोड़ा इसका भी एक्सेप्शन निकल जाता है। कैसे, देखो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो हमारा सिंगल सेल जैसे ही नाम आता है तो एक ही नाम याद आता है, कौन सा, अमीबा, एक बड़ा ही सिंपल सा नाम याद आता है ना, आधा टेढ़ा स्ट्रक्चर वाला अमीबा। ये अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें तो इसकी ग्रोथ कैसी होती है, अगर हम सेल डिवीजन को ग्रोथ कहते हैं तो इसकी ग्रोथ भी सेल डिवीजन से होती है और इसका रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से होता है। अब बोलो भैया आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, कैसे कंफ्यूज कर रहे हो, कि भैया अमीबा के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या है, साइमल्टेनियस टर्म है, मतलब एक दूसरे के साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स का क्या मतलब हुआ कि अमीबा में ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसके कारण आपका जो आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो भी उसके लिए क्या होता है, साइनोनिमस बन जाता है, ठीक। तो साइनोनिमस बन गया, यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही आपका एक तरीके से साइनोनिम है, किसके, अमीबा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी हमें याद रखनी है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे, हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में। चलो आगे बात करते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या चीज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके नोट्स आपको बाकायदा, आज 20 तारीख है, अब 20 तारीख के अकॉर्डिंगली आपको 21 या 22 को आपको या नेक्स्ट क्लास में आपके व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो रिप्रोडक्शन क्या है, आप देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है इस अर्थ पे, यानी इस धरती पे, धरा पर अगर अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब रिप्रोडक्शन क्यों करना जरूरी है, अभी बताया कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द आपका स्पीसीज, की स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, 2, एक होता है असेक्सुअल, एक रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, असेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। देखो असेक्सुअल आपका क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, क्या होता है, यूनिपेरेंटल। ये आपका क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, क्या होता है, बाई पेरेंटल। अगर दूसरी बात कहें एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अब अगर दूसरी बात हम कहें कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, कि भैया नो वेरिएशन, कि वेरिएशन नाम की चीज इसमें आती ही नहीं। मतलब कहने का क्या, कि जैसे माँ बाप वैसा ही बच्चा, यानी जैसे ही माँ बाप होंगे वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग या उसके नई जो न्यूबॉर्न होगा वो भी सेम टू सेम होगा। यानी इसके अंदर केस हम कह सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। देखो अब जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ, कि देखो भैया हमारी हर फिजियोलॉजी के लिए जीनोटाइप, यानी अगर हम यानी फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मतलब जो आप देख के बता दें, ठीक है, दैट इज मेरे 2 हाथ है ना, 2 पैर हैं और एक मुंह, एक क्या है ना, एक हेड है, ठीक है। तो यानी ये मेरा मेरा जेनेटिक्स जो होता है मेरी हर चीज के लिए कोड करता है। अब कैसे कोड करता है ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में। लेकिन ये याद रखिए कि आपके बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए ही सब चीज है, यानी हर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब अगर हम एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जैसा पेरेंट्स में होता है वैसा ही आपका
चाइल्ड में भी जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर, भैया इसके अंदर क्या होती है, वेरिएशन नाम की चीज भी होती है। अब भैया देखो ना, आप भी अपने पेरेंट्स से क्या है, अलग है, थोड़ा बहुत तो अलग है ही, है ना, वो बहुत सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक, अब अगर हम बात करें जेनेटिकली, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंस, जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। ठीक, यानी जेनेटिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। कौन, आपके सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें, अब इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर क्यों है, भैया पापा मम्मी से ही तो आ रहा है आपका क्या, एक जो भी जेनेटिक मटेरियल आ रहा है। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल का जब कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नए ट्रेड्स का क्या, यानी कुछ नए कैरेक्टर्स का क्या आता है, यानी कुछ नए कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन आता है, जिसके कारण से हम क्या होते हैं, आपका वेरिएशन भी शो करते हैं, और हमारा जेनेटिकली क्या होता है, डिसिमिलरिटी भी होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए हैं, एग्जांपल में आप बता सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में तो आप बता सकते हैं। आप जनरली आपका असेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है। देखो, प्लांट्स के अंदर इसका नाम पता है, चेंज हो जाता है। प्लांट के अंदर इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि भैया प्लांट के किसी भी एक पार्ट को लेकर लगा दो और उससे एक नया प्लांट तैयार हो जाए, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो कि आप एक ब्रायोफिल्म की लीफ आप अगर पढ़ते होंगे तो ब्रायोफिल्म की लीफ होती है, उसके ऊपर क्या, अगर उस लीफ को आप फेंक दें कहीं जमीन पे तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये सबसे आपका कॉमन होता है आपका रोज क्या गुलाब है ना, देखते हैं लड़कियों को। चल, तो यहाँ पे हम बात करें कि रोज की बात करते हैं, तो रोज आपका क्या होता है, उसकी टहनी अगर काट के अगर आप लगा दो तो उसको भी हमारा क्या होता है, उससे भी एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। यानी वो भी आपका एग्जांपल है किसका, आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, चलो ये डिफरेंस। अब देखो, इसके आप मुझे 4 डिफरेंस भी लिख के दोगे। पहला काम मैंने आपको बताया कि वो आपको वहाँ पे रेस्पिरेटरी रिएक्शन और आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के साथ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस लिखना है। दूसरी बात, आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल में भी डिफरेंस लिखना है। ठीक है, इतने तो मैंने लिखवा दिए, बाकी भी आपको खुद लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस, तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कॉन्शियसनेस, नीट में भी यही क्वेश्चन पूछता है, मेरे पेपर में तो यही पूछा था। तो कॉन्शियसनेस का अगर हम बात करें तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति क्या करती हो, रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। अब भैया बोलोगे हम कैसे कॉन्शियस हैं, तो आपको क्या है, आपको मान लो आपको किसी ने एक चाटा मारा है ना, लाफा मारा आपको, तो आपने उसके बदले क्या किया, एक लाफा और लगा दिया ना। गांधी जी को फॉलो करने वाले कम हैं, सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उल्टा लाफा मारा, तो वो भी एक तरीके का क्या था भैया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला, और आपने भी क्या किया, उसके बदले में दूसरे को भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस दे दिया, है ना। चलो, तो ये तो बहुत ही बेकार मतलब आपका एग्जाम्पल। चलो, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो आप कोई चीज, हॉट चीज को छूते हैं या किसी चीज को, कोई अनजान चीज को या ठंडी चीज को छूते हैं, तो आप हाथ हटा लेते हैं। क्यों, आपको अजीब लगता है, क्योंकि वो स्टिमुलस आया ना आपकी बॉडी में, तो उसके प्रति आपकी बॉडी को अगर वो हार्मफुल है तो आप हटा लेगी, और नहीं है तो फिर वही आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, दीवार में आपका नॉर्मल टेम्परेचर है तो मैं इसको छू पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको जब टच कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है हाँ किसी मैं सॉलिड चीज को छू रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके का कॉन्शियसनेस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, और कॉन्शियसनेस का मतलब ये भी होता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति क्या क्या चीजें आप शो करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप ठंडी आती है, ठंडी में आप क्या पहन लेते हैं, 4-5 कपड़े लाद लेते हैं। ठीक है, एक स्वेटर, एक अंदर वो इनर वेनर पता नहीं फलाना ठिकाना, तो ये सारी चीजें आप क्या होते हैं, पहन लेते हैं। तो वो आपका बिहेवियरल कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है, ये जिसको हम एक छोटा सा नाम भी देते हैं, आपका एडाप्टेशन का नाम भी देते हैं, जिसको बिहेवियरल एडाप्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके कॉन्शियसनेस के प्रेजेंस के कारण ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो क्या भैया कुछ भी हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसे क्या करें, एनेस्थीसिया आप अपने हाथ में लगा लीजिए। एनेस्थीसिया मतलब कि जो आपका वो डॉक्टर सर्जरी से पहले ना हाथ सुन्न कर देते हैं, उसको आप लगा लीजिए और कस पे जलते तावे पे रख दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो क्या है, आपका अनकॉन्शियसनेस है, तो जिसके कारण आपको क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, और आपका हाथ जल के राख हो जाएगा फिर, है ना, उसका जो भी करना। चलो आगे बात करते हैं। तो कॉन्शियसनेस आपको पता चल गया कि कॉन्शियसनेस कैसे आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अलावा कोई भी ऐसा
जो अर्थ मतलब कोई भी थिंग ऐसे बिहेव नहीं करती है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो याद रखना हर ऑर्गेनिज्म की, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी क्या होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पहला आता है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मार्क रखो। तो पहला आता है सेल्यूलर लेवल, फिर आता है जो आपका सेलुलर, सेल से बना हो यानी एक सेल का बना हो, ठीक है। फिर आता है आपका टिश्यू, है ना, 9th में पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, टिश्यू। फिर आता है आपका क्या, ऑर्गन। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी ये आपके 4 लेवल होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले एक एसेलुलर भी होता है, ठीक है, इससे पहले एक ए सेलुलर भी होता है, ठीक है। ये वायरस और प्रायन्स की बात कर रहा है, अभी हम पढ़ेंगे कि वायरस और ए सेल्यूलर, वायरस और प्रायन्स होते क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आपके सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो एसेलुलर भी होता है, फिर सेलुलर होता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद एक बनता है क्या, ऑर्गेनिज्म, यानी एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमारे अर्थ पर सबसे वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर कौन है, तो ह्यूमन इज द वेल डेवलप्ड लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं हीलिंग और आपका हीलिंग और एंड रिपेयर की, चलो तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी की, कि भैया एनर्जी बेंटन वाला एनर्जी नहीं, ठीक है, वो आता है बड़ा सा मेटल का होता है, वो वाला एनर्जी नहीं। तो एनर्जी की बात करें तो हर लिविंग क्रिएचर को, अगर हर लिविंग क्रिएचर की बात करें तो हर लिविंग क्रिएचर को क्या नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। क्यों, ताकि उसके बेसिक फंक्शंस यानी उसके लाइफ साइकिल यानी लाइफ प्रोसेसेस क्या हो सके, स्मूथली रन हो सके, ठीक है। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जाहिर सी बात है, क्या हो जाता है इसको, एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं हम, एनर्जी की। तो ये एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, वो ये एनर्जी उसको मिलती है फूड से। कहाँ से मिलती है, फूड से उसको एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी अगर फूड से मिल रही है तो फूड में क्या क्या चीजें होंगी, फूड में होगा आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये चीजें किसके पार्ट हैं आपके, और इसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इससे इन सभी चीजों से आपको, यानी बेसिकली अगर हम एनर्जी का सोर्स माने तो हमारा क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट भी सम एक्सटेंट होता है, लेकिन सबसे मेजरली हमारा कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये छोटी सी चीज थी। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं वेरिएशन की, तो वेरिएशन तो बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या वेरिएशन की, भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन आएगा, है ना। वेरिएशन पहले बोलते थे हम, पहले बंदर थे अब इंसान बन गए, तो यानी क्या आता गया, वेरिएशन आता गया, यानी जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और वेरिएशन आपका शॉर्ट टर्म, या हम कह सकते हैं एक तरीके का आपका ये भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही कह सकते हैं, ठीक है। अब बोलो भैया अगर हम बात करते हैं कि भैया यूकैरियोटिक सेल, या हम वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तब तो वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन असेक्सुअल में कैसे आएगा, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं, वो तो जैसा पापा था वैसे ही बच्चा था, तो कैसे आ सकता है। तो देखो बेटा उसके लिए भी आपका एक म्यूटेशन नाम का टर्म आता है। आपने हल्क मूवी देखी है ना, हल्क में क्या होता है, उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाती है ना, उसके बॉडी सेल्स के अंदर अचानक से ही म्यूटेशन हो जाता है, अचानक से ही क्या होता है, इतना तगड़ा चेंज होता है, वो है ना, हरा भरा बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपका अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको भी कुछ रेडिएशन, यानी कुछ ऐसी रेडिएशन होती है जो उनके जेनेटिक मटेरियल में क्या करती है, फेरबदल करती है, यानी चेंजेस लाती है, ठीक है। तो उनके अंदर भी म्यूटेशन के कारण उनके अंदर भी चेंजेस यानी वेरिएशन आ सकती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आ सकती है। और यही नहीं कि सिर्फ आपका रेडिएशन से होता है, इवन इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑल्सो, मतलब जो होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से भी आपके वेरिएशन आते हैं, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आपका हो गया, इन्वायरमेंटल चेंजेस से आपका वेरिएशन आते हैं, तो ये भी चीज़ आपने पढ़ ली कि भैया वेरिएशन आपके किस किस कारण से आ सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपका वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं। एडाप्टेशन की बात करते हैं तो एडाप्टेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एडाप्टेशन का क्या मतलब हुआ कि भैया आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कितनी अच्छी स्टेटमेंट है। चलो तो ये आपका एडाप्टेशन की, सॉरी एडाप्शन बोल रहा है,
एडॉप्टेशन की बात करें तो एडॉप्टेशन का क्या मतलब हुआ कि भैया किसी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हो जाए, सर्वाइव करने के लिए बेस्ट हो जाए, तो दैट इज ही इज एडॉप्टेड फॉर हिज एनवायरमेंट। हम उसको ये कह सकते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या है, वेल एडॉप्टेड है। जैसे कि आपका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है भैया क्या, जो रेगिस्तान में कैक्टस प्लांट होता है, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं, ठीक है, और उसकी स्किन यानी उसकी अगर हम सरफेस की बात करें तो उसके ऊपर क्यूटिनस यानी क्यूटिकल की लेयर होती है, जो कि उसके वाटर यानी ट्रांसपिरेशन या आपका गटेशन से प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब उसके जो स्टोमाटा होते हैं वो बहुत डीपली होते हैं, यानी उसके स्किन की बहुत डीपली अरेंज होते हैं ताकि उनमें वाटर लॉस क्या हो सके, कम, और उनकी जड़ें क्या होती है, बहुत डीपली होती हैं ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लाया जा सके, उनको उपलब्धि हो सके किसकी, वाटर की। तो उसका आपका एडॉप्टेशन का एग्जांपल है। अब देखो एडॉप्टेशन में अभी मैंने बताया था बिहेवियरल एडॉप्टेशन, तो बिहेवियरल एडॉप्टेशन कौन कौन करता है, देखो बिहेवियरल एडॉप्टेशन आपका कौन कौन करता है, आपका देखो ये एडॉप्टेशन हम भी करते हैं, बिहेवियरल एडॉप्टेशन है ना, कुछ जीव भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका क्या, आपके पोलर बियर क्या करते हैं, जब भैया आपका विंटर आता है, विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन से पहले वो बहुत सारा खाना खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, यानी अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर बियर की बात करें, पोलर बियर, तो पोलर बियर किसके लिए जाते हैं, हाइबरनेशन में। किस में जाते हैं, हाइबरनेशन, यानी डीप स्लीप, ठीक है। अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो आप लोग भी हाइबरनेशन में जा रहे होंगे, है ना, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, लेकिन अब आपको काम मिल रहा है और आप ये करेंगे और सबमिट करेंगे, और नहीं किया तो फिर आप जानते ही हैं मेरा बिहेवियर, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, ठीक है। 12th वाले से पूछ लेना बाकी। चल हाइबरनेशन की बात करते हैं, तो हाइबरनेशन क्या है, पोलर बियर, मतलब पोलर बियर आपका हाइबरनेशन में जाता है ड्यूरिंग द विंटर, कि विंटर के सीजन में ये हाइबरनेशन में जाता है, डीप स्लीप के लिए जाता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 2 से 3 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है, जब तक विंटर रहेगा तब तक होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि अब आप बोलोगे भैया अगर ये इतने 3-4 महीनों के लिए अगर ये जाता है हाइबरनेशन में, तो भैया इसकी मृत्यु नहीं होती, मतलब ये मरता नहीं है, कहाँ से खाना खाता है, कहाँ से पानी पीता है। देखो ये क्या होते हैं बिफोर हाइबरनेशन की, भैया हाइबरनेशन में जाने से पहले ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं। क्या करते हैं, ढेर सारा खाना खा लेंगे। अब ढेर सारा अगर इन्होंने खाना खा लिया तो इनके ऊपर क्या होती है भैया, इनकी जो फैट की यानी एडिपोज टिश्यू की जो लेयर होती है ना, वो भैया इतनी मोटी, मतलब बहुत मोटी हो जाती है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा मोटी होने के कारण क्या होता है कि जब ये आपके स्लीप यानी जब ये आपके हाइबरनेशन में जाते हैं, तो क्या होता है, इनका यही फैट की लेयर डीजेनरेट होती रहती है, और डिजेनरेशन के साथ साथ ही हाइबरनेशन इनको वाटर भी मिलता है। अब डिजेनरेशन से उनको क्या मिलता है, एनर्जी भी मिलती है, और इनको अब आप देखना याद रखना, कभी भी जब भी हमारा आपका रेस्पिरेटरी रिएक्शन यहाँ भी तो हो रही है, सांस तो लेगा ही ना, सांस तो लेना बंद नहीं करे, चलो तो एनर्जी की बात, एनर्जी भी मिलती है और सांस हमारी ले रहे तो यानी रेस्पिरेशन भी होगा। रेस्पिरेशन में का वेस्ट प्रोडक्ट यानी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। अब ये H2O जो रिलीज होगा यानी वो एनर्जी और वाटर प्लस रिलीज होगा, तो ये H2O इसको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, और ये एनर्जी इसको क्या करके लिविंग करके रखेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, मेरे टेस्ट सीरीज में आपको मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको और हाँ, जो मैंने लास्ट क्लास में काम दिया था आपको निस्सालिक के लेक्चर में, मेडिकल के लेक्चर में, जो आपको मैंने बताया था कि हम कैसे डील करने वाले, तो उस काम को भी मुझे आप अभी इसी कमेंट सेक्शन में, अगर उस कमेंट सेक्शन में नहीं बोला है तो इस कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका हमने पढ़ा कि हाइबरनेशन कौन करता है, पोलर बियर, जो कि आपका एक तरीके का एडाप्टेशन है, कैसा, बिहेवियरल एडाप्टेशन। चलो अगर हम बात करते हैं हीलिंग एंड रिपेयर, तो भैया बहुत ही लोग इससे है ना अवगत होंगे। तो क्या होता है हीलिंग एंड रिपेयर की, भैया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर लेता है, हीलिंग एंड रिपेयर, मतलब अगर उसके बॉडी पे अगर खरोच, चोट, घाव कुछ भी हो जाए तो उसको क्या कर लेता है, वो रिपेयर यानी उसको सेल्फ अकोमोडेट कर ले, मतलब सेल्फ अपना हील कर लेता है या रिपेयर कर लेता है, ठीक है। जैसे अगर हम अपने लीवर की बात करें तो आपका लीवर पता है, आपका लीवर बार बार डैमेज होता रहता है ना, और खाओ चाउमीन, मोमोस, है ना, यही सब। हालांकि अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो ये सारी चीज़ें हमें खाने को नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें आपका क्या करती हैं, आपके लीवर को डैमेज करती हैं, और आप इस लीवर को डैमेज करने के बाद क्या सोचते हैं कि भैया बहुत ही टेस्ट आनंद आया, मतलब बहुत आनंद आया ना खाना खा के, मतलब सब वही चाउमीन, मोमोज, बर्गर खा के, तो लेकिन वो आपके लीवर को डैमेज करता है। लिवर डैमेज से क्या होता है कि आपका लीवर, लेकिन लीवर के पास क्या है, उसको उसके भगवान ने बहुत ही अच्छी ताकत दी है हीलिंग की, फास्ट हीलिंग की, तो वो अपने आप को फास्टली रिपेयर कर लेता है, कौन, आपका लिवर। लेकिन अगर यही 70% या 80% से ज़्यादा डैमेज हो जाए तो क्या होता है, तो हमें दिक्कत हो सकती है ना, हमें
लिवर सिरोसिस हो सकता है ना। लिवर सिरोसिस का मतलब जानते हैं, हमें लिवर बाहर से बहुत अच्छा सुंदर एकदम टाइट सा मस्त सा दिखेगा, लेकिन अंदर से वो क्या होगा, सड़ चुका होगा, ठीक है। लेकिन चलो उसके हम सिरोसिस पढ़ेंगे जब हमारा डिजीज चैप्टर आएगा, यानी हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन वाले चैप्टर में है वो। चलो अभी हम बात करते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। देखो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, आप भैया क्या खाते हैं, आप चाउमीन, वही चाउमीन मोमोज बर्गर खाते हैं, तो उसका क्या होता है, अब उसको जब तेल यूज करते हैं ना, वो लोग बहुत ही पुराना बहुत घटिया तेल होता है, तो अब वो तेल को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं, वो वैसे का वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। अब देखो उसका क्या होता है कि अब वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है ना, वेस्ट डिस्पोजल, और आप क्या खाते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का भी तो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका भी तो रिमूवल होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो मैं तेज तो नहीं हो रहा ना, बताना मुझे, अगर इस वीडियो में अगर मैं तेज हूँ तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। चलो, तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, तो उसको हम किससे, सांस के थ्रू, यानी आपका सांस नहीं, सांस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल है। और अगर हम बात करें फीसिस की, फीसिस हमारा क्या होता है, जो आपका खाने में जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वो फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसको हम डिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें, फिर हम यूरिनेशन भी करते हैं। यूरिनेशन में हम क्या करते हैं, आपका जो प्रोटीन्स होते हैं जब उनका ब्रेक डाउन होता है, या आपका हम बात करें आपका अदर सब्सटेंसेज है उनका जब ब्रेक डाउन होता है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, तो उनमें क्या होता है, अमोनिया नाम का चीज निकलता है, यानी आपका अमोनिया, उसको फिर सॉरी यूरिया नाम का चीज निकलता है। वो यूरिया क्या करता है, वो यूरिया आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करता है, पीएच को बढ़ा के। पीएच क्या होता है, पीएच आपका प्रोटीन स्केल है ना, पढ़ा था 10th में, अभी पढ़ के आए हैं। तो पीएच आपका क्या होता है, पीएच को इंक्रीज कर देता है, जिसके सॉरी पीएच को बेसिक बना देता है, जो भी करता है एसिडिक बेसिक, तो उसके कारण से आपकी बॉडी में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके कारण ही आपकी बॉडी में आपको खराब चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपको डायरिया वायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। चलो, तो वेस्ट डिस्पोजल हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है। पता है, आपकी स्किन भी एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। स्वेट होता है, तो स्वेट में क्या होता है, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान आपका क्या होता है, आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो क्रैम्प्स को अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्वेटिंग। एक्सेस स्वेटिंग अगर होती है तो क्रैम्प इजीली नहीं आते, लेकिन अगर स्वेटिंग नहीं होती है तो क्रैम्प्स क्या होते हैं, इजीली आ जाते हैं, जिसके कारण से आपका लैक्टिक एसिड वहाँ जमा हो जाता है और आपको पेन होने लगता है। तो उस लैक्टिक एसिड को अगर स्वेटिंग हो रही है तो स्वेट के साथ साथ वो भी निकलता है, ठीक है। और स्वेट के साथ साथ आपका सोडियम क्लोराइड, स्वेट का कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर होता है ना, बहुत सारे आपका पस सेल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बात करेंगे जब आप आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारा स्किन से रिलेट करता है। चलो, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया। चलो आगे बात करते हैं डेथ, बहुत ही मनहूस बात, ठीक है। चलो, तो डेथ की बात करते हैं। तो डेथ हमारा क्या होता है भैया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ तय होती है, ठीक है। इवन नॉन लिविंग की भी तय होती है, अर्थ की भी है, इवन सन की भी है, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें डेथ, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेथ होती है। एक दिन मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अच्छा काम करके जाएं, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो यानी डेथ भी हमारा क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने कहाँ से भैया, सेलुलर स्ट्रक्चर से डेथ तक की बात कर ली, और हमें पता चला कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे हम नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूबर की तरह मैं भी भीख मांग रहा हूँ, दे दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अब जाने से पहले आपको थोड़ा सा काम दे दिया जाए ना, क्योंकि बहुत सारे मजे हो गए ना। अब चलो, बहुत सारे मजे हो गए, तो 3 काम आपको हमेशा मैं देता हूँ ना, 3 दुश्मन को देते हैं, तो अभी आपका मैं दुश्मन हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए आपका रिजल्ट, तो अभी इसलिए मैं आपका दुश्मन हो सकता हूँ, ठीक है। तो पहला काम आप मुझे बताएंगे। पहला तो आपको मैंने दे दिया क्या, पहला आपको मैंने दिया कि एनाबॉलिज्म, कि भैया एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस, ठीक है। दूसरा काम मैंने बताया आपको कि सेक्सुअल में और असेक्सुअल में डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, ये आप बताएंगे। ठीक है, और असेक्सुअल एंड आपका असेक्सुअल सेक्सुअल डिफरेंस, इसमें डिफरेंस। अब देखो, आप मुझे एक और चीज बताएंगे, पता है क्या, आप मुझे बताएंगे कि अभी हमारे या आप मुझे बताओ, हु गेव द 3 6 किंगडम
क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक। चलो आज मैं आपको एक चौथा क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, आपका ये बुक है सिस्टमा नेचुरा, इसके राइटर का नाम बताइए। सिस्टमा नेचुरा के राइटर का नाम बताएंगे। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया ये बताएंगे। सेक्सुअल असेक्सुअल में डिफरेंस बताएंगे। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस बताएंगे। और ये काम मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। ठीक है, आप के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको लिंक कर दूंगा और आप मुझे फिर वो जो भी है ये आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए होपफुली घर पे रहें आप लोग, सुरक्षित रहें। चलिए धन्यवाद।